नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में वसंत तिल का छंद जो कि संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, तो उस वसंत तिल का छंद के विषय में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि वसंत तिल का छंद का लक्षण क्या है, उसको किस तरह से हम श्लोक या पद्य में उसका पहचान करेंगे कि इस श्लोक या पद्य में वसंत तिल का छंद है अथवा नहीं है। तो जैसे हर एक छंद का नियम एवं परिभाषा होता है, उसी प्रकार वसंत तिल का छंद का भी अपना एक विशेष परिभाषा या नियम है। तो देखते हैं यह जो वसंत तिल का छंद है, सर्वप्रथम तो जितने अभी तक हम छंद बताए हैं सभी वर्णिक छंद हैं, ठीक। तो वसंत तिल का छंद भी वर्णिक छंद है। अब इस छंद का हम लक्षण देखते हैं। उक्ता वसंत तिल का तभजा जगौगह, ये इसका लक्षण है। देखिए उक्ता वसंत तिल का तभजा जगौगह, ये इसका लक्षण है। उक्ता वसंत तिल का तभजा जगौगह, यह वृत्त रत्नाकर में आता है। अब इसका अर्थ समझिए। उक्ता, उक्ता का अर्थ है कहा जाता है। वसंत तिल का छंद किससे कहा जाएगा? कहा कि जब किसी पद्य या श्लोक में तगड़, भगड़, जगड़, पुनः जगड़ और दो गुरु वर्ण आ रहे हों, तो उस छंद को हम वसंत तिल का छंद के नाम से जानते हैं, ठीक। तो जिस भी श्लोक में यदि आपको तगड़ मिल रहा हो, भगड़ मिल रहा हो, जगड़ मिल रहा हो, पुनः जगड़ मिल रहा हो और दो गुरु वर्ण मिल रहे हों, तो समझ लीजिए कि उस पद्य अथवा श्लोक में वसंत तिल का छंद है। अब देखिए ये जो लक्षण है संस्कृत में, उसमें पहली बात तो ये है कि अगर आपसे पूछे कि यह मान लीजिए दे दिया कि वसंत तिल का छंद का परिभाषा इनमें से कौन सा है, तो कोई भी छंद हो आप ये समझ लीजिए उस छंद का नाम उसके परिभाषा में अवश्य रहता है, तो इसलिए आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ वसंत तिल का है, उपेंद्र वज्रा खाता से इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा हो गया, ठीक है। तो उपेंद्र वज्रा जतजास्त गह, तो भी उसमें स्पष्ट है। हर एक छंद में ये नियम मतलब इस तरह से है कि आप उस छंद को देख के बता देंगे कौन सा यह छंद का परिभाषा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो लघु गुरु का चिन्ह लगा करके एक बार चेक कर लेते हैं कि तगड़, भगड़, जगड़ और दो गुरु वर्ण आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जैसा कि हमने अभी पहले वाले जो वीडियो में हमने बता ही दिया है लघु गुरु चिन्ह लगाने का तरीका। अब देखिए यहाँ जैसे उ है, लघु है, लेकिन इस क व्यंजन की वजह से यह क्या हो जाता है, वो गुरु हो जाता है। और यहाँ ता में आ की मात्रा ये गुरु है, ये है, वह लघु हो जाएगा। स इसलिए गुरु होगा क्योंकि यहाँ आधा न है, तो सभी गुरु हो जाएगा और त क्या हो जाएगा, लघु। क्लियर ना। फिर आता है ती में हर्ष ई है इसलिए लघु, ल में अ है तो लघु और का में आ है तो गुरु। फिर त में लघु, भ में लघु और जा में गुरु। फिर ज में लघु, गौ में गुरु और पुनः गुरु, ठीक। हमने आपको बताया था कि जो गढ़ होता है, गढ़ का अर्थ होता है समूह, और यह गढ़ तीन वर्णों को मिलाकर गढ़ बनता है। जैसे हमने कहा य, गण, भगण, आप जानते हैं गणों की संख्या कुल कितनी है, 8 है। ये अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि गणों की संख्या कितनी है छंदों में, तो 8 गण पाए जाते हैं। अब जैसे यगण कहा, अब पूछा जाए यगण जो है उसमें कितने वर्णों का समूह है, तो आप बताएंगे 3। इसको याद करने का तरीका समझिए, 1 2 3। यगण शब्द में ही 3 वर्ण हैं, भगड़ शब्द में भी 3 वर्ण हैं। कोई भी गण का नाम लेंगे, यगड़, भगड़, मगड़, जगड़ जो भी है, सब में आप देखेंगे कि 3 वर्ण है। इसका मतलब 3 वर्णों को मिलाकर के ही एक गण बनता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि 3 पहले वर्णों का हम ऐसे सेट कर लेंगे।
यहाँ भी 3 वर्ण, यहाँ भी, और यहाँ हो गया 3, और यहाँ हो गए 2 गुरु। ठीक, वहाँ जगह नहीं था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब देखिए तगड़ है, तगड़ में ताराज, ताराज मीन्स गुरु गुरु लघु, तो देखिए गुरु गुरु लघु आ गया तो तगड़ हो गया। ठीक, फिर आता है भगड़, तो भानस, भानस माने गुरु लघु लघु। अब देखिए यहाँ से है तो गुरु लघु लघु, तो भगड़ हो गया ये। फिर है जगड़, जभान, जभान मतलब लघु गुरु लघु, तो देखिए लघु गुरु और यहाँ लघु। ठीक है, चलिए हम जगह यहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ गड़बड़ा जा रहा है। ठीक, जगह, तो यहाँ हो गया लघु और यहाँ हो गया गुरु, तो लघु गुरु लघु, तो हो गया आपका जगड़ यहाँ भी और जगड़ यहाँ भी, और यहाँ गुरु यहाँ गुरु, मतलब कि 2 गुरु हो गए। ठीक है, कुल मिला के आप समझ गए। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौ गह। इस लक्षण में, इस परिभाषा में वसंत तिलका छंद के विषय में जो बताया गया कि जिस छंद में, जिस श्लोक में, जिस पद्य में यदि तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ और 2 गुरु वर्ण आ रहे हैं तो वहाँ वसंत तिलका छंद होता है। तो हमने देख लिया इसमें वसंत तिलका छंद स्पष्ट क्लियर है। ठीक है, अब इनमें हम वर्णों की संख्या गिन लेते हैं। तब देखिए 1 वर्ण 2 वर्ण इसको हम नहीं गिनेंगे क्योंकि आधा है, 3 4 5 ये नहीं गिना जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक, तो स्पष्ट ये क्लियर हो गया कि यह एक तो समवर्णिक छंद है और चारों चरणों में 14 वर्ण पाए जाते हैं। ठीक है, 14 चौका 56, कुल मिला के 56 वर्ण हो गए। अच्छा, ये हो गया परिभाषा। अब हम परिभाषा पर जो श्लोक हैं, चाहे वो हिंदी के हों और चाहे संस्कृत के हों, उसको हम देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हम इसको गाने का तरीका समझते हैं, हम इसको गाएंगे कैसे। ठीक है, ठीक, लघु गुरु का चिन्ह बनाना आप जान गए, उसको आप बना करके आप चेक कर लेंगे श्लोक में, अगर इस तरह से है तो वसंत का छंद है। अब देखिए गाते हैं, जैसे है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौ गह। एक चीज आप समझिए कि जहां दीर्घ वर्ण हो, जैसे आ में दीर्घ है, का में दीर्घ है, जा में दीर्घ है, गौ में दीर्घ है, तो जहां दीर्घ हो, जहां गुरु हो, वहां आप अपनी आवाज को थोड़ा खींच देंगे, और जहां लघु होगा उसको थोड़ा जल्दी करके आगे बढ़ जाएंगे। यही तरीका है गाने का। जो गाने वाले हैं वो अपने जो आवाज है उसको ऐसे ही हर्ष और गुरु या लघु या दीर्घ के क्रमानुसार उसको आगे पीछे करते रहते हैं। तो आप खुद देखिए, जो भी आप गाइए श्लोक, यदि उसमें जो दीर्घ वर्ण है उसको थोड़ा खींच लेंगे तो थोड़ा धुन मिल जाता है और अच्छा राग निकलता है। ठीक है, ये समझ लीजिए संगीत ध्वनि पर ही आधारित है, ध्वन्यात्मक होती है। जितना ही आप ध्वनि बढ़िया देंगे उतना संगीत अच्छा होगा। देखिए तो क्या है, ताकि हमको दीर्घ करना है, तो देखिए उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौ गह। ठीक, देख रहे हैं ना, जहां दीर्घ है वहीं हम खींच रहे हैं। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौ गह। 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 ठीक, ये तरीका है इसका, इस वसंत का छंद को गाने का। इस तरह से आप इस छंद को गा सकते हैं। अब हम क्रमानुसार हिंदी एवं संस्कृत के श्लोकों को देखते हैं, फिर उसको गाते हैं कि वो किस तरह से हम गा सकते हैं। ठीक, देखिए ये हिंदी का श्लोक है,
जो कि आपके कक्षा 10, 11, 12, हाँ 10 नहीं 11, 12 में दिया है जो व्याकरण है। तो उसमें वसंत ऋतु का छंद है और वसंत ऋतु का छंद में यह उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो ऊपर देखिए हमने चिन्ह लगा भी दिया है, ये आपका लक्षण था वसंत ऋतु का छंद का। हिंदी में ऐसा नहीं दिया रहता क्योंकि ये संस्कृत का लक्षण है, तो ये आसान है, याद कर लेंगे तो हमेशा आपके लिए याद रहेगा। ठीक है, तो कहा उक्ता वसंत तिलका तभजा जगुआ। अब इसमें कहा कि तगड़ भगड़ जगड़ 2 जगड़ रहेंगे। ठीक है, हम चिन्ह लगा लेते हैं। जैसे जो में क्या है, गुरु है, जा में गुरु है और ज में लघु है। अब यहाँ पंथ जो है, पंथ में क्या हो जाएगा, अनुस्वार की वजह से गुरु, और थ में लघु, व में लघु, न में लघु, भू में गुरु, त में लघु, ल में लघु। में क्या होगा, गुरु होगा, ब में लघु, ना में गुरु और था में गुरु, ये है। ठीक है, देखिए तगड़ ताराज, तगड़ हो गया ये। फिर यहाँ है भानस भगड़, फिर जभान जगड़, फिर जभान जगड़ और 2 गुरु, यही है लक्षण आपका, और वो घटित हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यदि श्लोक में तगड़ भगड़ जगड़ और 2 गुरु वर्ण, 2 जगड़ और 2 गुरु वर्ण आ रहे हैं, तब आप क्लियर समझ जाएंगे कि इस श्लोक में, इस पद्य में वसंत ऋतु का छंद है, जो कि आपके सामने है। हमने गाने का तरीका ऊपर श्लोक लक्षण परिभाषा में, लक्षण में ही बता दिया था। अब हम श्लोक को भी फिर देख लेते हैं एक बार। तो आप जैसा जानते हैं कि पहला चरण, दूसरा चरण श्लोक बोला जाता है, और तीसरा चरण को दीर्घ बना करके बोल दिया जाता है, चौथा चरण फिर श्लोक हम बोलते हैं। ठीक है, देखिए गाते हैं, लिखा है जो राजा पंथवन भूतल में बना था। देखिए, चलिए सर्वप्रथम हम संस्कृत के इस श्लोक को समझ लेते हैं। ठीक है, जो कि उत्तर रामचरितम नामक ग्रंथ से लिया गया है, भवभूत की रचना है ये, और यह तृतीय अंक का 47वां श्लोक है। ठीक है, जो भवभूत की रचना, 3 रचनाएं हैं, तो उसमें एक रचना है उत्तर रामचरितम, जो कि नाटक है 7 अंकों की, जिसके तीसरे अंक के 47वें श्लोक में यह श्लोक आता है। इसमें वसंत ऋतु का छंद है। ठीक है, देखिए कैसे जानेंगे, पहले तो हम वर्ड गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, तो 14 वर्ण हो गए, आधे वर्ण की गणना होती है इसलिए 14 वर्ण है। फिर उसके बाद हम लघु गुरु का चिन्ह लगा लेते हैं। जैसे ए में गुरु हो जाएगा क्योंकि ए दीर्घ है, ओ में भी गुरु हो जाएगा, क में लघु होगा, श में गुरु होगा विसर्ग की वजह से, क में लघु होगा, रू में लघु होगा, ण में भी लघु होगा, ए में दीर्घ की वजह से गुरु, फिर लघु लघु, यहाँ त डबल त है, तो ये तो इसमें आ जाए इसलिए गुरु हो जाएगा, ये लघु होगा, ये गुरु होगा, ये गुरु होगा। इस वजह गुरु तो है ही है पहले से भी, अगर नहीं बोला तो इसकी वजह से गुरु हो जाता है। ठीक है, तो तगड़ भगड़, फिर उसके बाद तभजा, फिर जगह और 2 गुरु, तो वो आपके सामने है। ठीक, अब हम इस श्लोक को गाते हैं। जैसे देखिए लिखा है, हम पहले, जैसा आप जानते हैं कि कोई भी यदि आपको गीत गाना हो तो पहले सबसे पहले उसके लक्षण को गाइए, उसके लय धुन को समझिए। कोई भी गायक होता है, चाहे वह बिरहा गायक हो, चाहे जो भी गायक हो, भोजपुरी या फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी हो, तो सब पहले गाने से पहले एक बार धुन मिलान करते हैं, उसका लय देखते हैं कि किस तरह को गाना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लक्षण पहले गा लीजिए। ठीक है, तो गाएंगे जैसे हम कि उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, एको रसः करुण एव निमित भेदा, भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्ताम्, आवर्तवद्भुतङ्गमयान्विकारा, नम्भो यथा सलिलमिव हि तत्समस्तम्।
एको रसः करुण एव निमित्त वेदात्। अब देखिए द ह्रस्व है, हल्का मिस अर्थ व्यंजन है, जिसको हम हल्का से बोलते हैं भेदात, बस इतना नहीं, पूरा द नहीं बोलेंगे, पूरा बोलेंगे गलत हो जाएगा। भेदात, भिन्न, पृथक, इतने बोलेंगे, पृथक का नहीं बोलेंगे, ठीक है। भिन्नः पृथक पृथगिव शयते विवर्तान्, न हल्का से बोलना है। आवर्तवोद्भुतरङ्गमयान्विकारा नम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्। तो इस तरह से हम संस्कृत के श्लोक को गा सकते हैं। कक्षा 12 में आपका जो अभिज्ञान शाकुंतलम वाला है 11 से लेके 22 श्लोक तक, उसमें वसंत का छंद 3-4 ठो दिए गए हैं, 5-6 होंगे। उससे प्रकार अन्य और जो भी आपके हैं, हो सकता है जो रघुवंशम महाकाव्य का है उसमें वसंत का छंद हो, तो वो तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी श्लोक हो, यदि इस तरह से उसमें लक्षण दिख रहा है तो आप वसंत का छंद बताएंगे और वसंत का छंद को इस तरह से हम गा सकते हैं। अब इसके बाद हम हिंदी वाला भी देख लेते हैं, तो किससे गाएंगे वो देख लेते हैं। देखिए ये हिंदी का श्लोक है, जो कि हिंदी के व्याकरण में जो कक्षा 11-12 है उसमें दिया गया है। तो वसंत का छंद में ये आपका एक उदाहरण है, एग्जाम में अगर आप आता है कि वसंत का छंद के बारे में बताइए, उसका उदाहरण लिखिए, तो आप लक्षण दे सकते हैं। संस्कृत का भी लक्षण दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका हिंदी आप अर्थ लिख दीजिएगा कि जिस छंद के पंक्ति चरण में, प्रत्येक चरण में तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ और 2 गुरुगण आ रहे हों, उसको वसंत का छंद कहा जाता है। यह एक सामवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और चारों चरणों में 56 वर्ण होते हैं। ये तरीका है, सिंपल सी बात है, ठीक। तो बस इतने आप बता देंगे, उसके बाद आप ये उदाहरण दे देंगे। उदाहरण को याद करने का तरीका हम अब गीत के माध्यम से बता ही रहे हैं। पहले आप लक्षण गा लेंगे, उसके बाद इसको आप गा लेंगे। अब इसको हम गाते हैं, जैसे कहा कि जो राजा पंथ वन भूतल में बना था, जो राजा पंथ वन भूतल में, देखिए गीत ही बता रहे थे, देख लीजिए कि जो राजा पंथ वन भूतल में बना था, धीरे उसी पर पथ सधारथ जा रहा था, धीरे उसी पर सधारथ जा रहा था। हो विमुग्ध रुचि से अवलोकते थे, ऊधो छटा विपिन की अति अनूठी, उक्ता वसंत तिलका भजा जगौगः, जो राजा पंथ वन भूतल में बना था, धीरे उसी पर सधारथ जा रहा था। हो विमुग्ध रुचि से अवलोकते थे, ऊधो छटा विपिन की अति अनूठी, उक्ता वसंत तिलका भजा जगौगः, एको रसः करुण एव निमित्त वेदात्। ठीक, तो इस तरह से हम चाहे संस्कृत का हो श्लोक चाहे हिंदी का श्लोक हुए, ठीक, तो दोनों को हम इसी लय में इसी धुन में गा सकते हैं और इसी लक्षण के माध्यम से हम उसमें वसंत का छंद का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आप इतना ही केयर करिएगा
कि जिस पद्य में, जिस छंद में कि प्रत्येक चरण में यदि 14-14 वर्ण आ रहे हैं, तगड़ भगड़ दो जगड़ और 2 गुरु वर्ण आ रहे हैं, तो वहाँ वसंत का छंद है और उसको हम इस तरह से गा सकते हैं। आपकी कक्षा 11-12 में ये है, यदि आपकी ज्ञान की पुस्तक आप इसको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही है। आप इसको अच्छे से तैयार करिए और गाइए, क्योंकि गाने से आपका हृदय भी खुश होगा, मन खुश होगा और आपका श्लोक भी याद हो जाएगा कि आपके ज्ञान में ये काम भी आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही है। नमः शिवाय।